बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से सीखना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के हवाले से। बच्चों की तरबियत की जब भी हम बात करते हैं तो फिर ज़िम्मेदारियों की बात आती है। वो ज़िम्मेदारियाँ जो पूरी करनी है वालिदैन ने, हमारे साथिया कराम ने और इस सोसाइटी के बुज़ुर्गों ने। तो आज वालिदैन के हवाले से हम जो है वो स्पेसिफिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी कि बेजा सख्ती, बेजा रोक टोक किस कदर नुकसानदेह साबित होती है बच्चों के लिए और किस तरह से मुतासिर करती है हमारे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत। इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि किस तरह से वालिदैन को रोक टोक करनी चाहिए और बेजा रोक टोक जो की जाती है, बेजा तनकीद जो की जाती है वालिदैन की जानिब से बच्चों पर, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। एक बच्चे की अपनी पर्सनालिटी किस तरह से जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से शेक हो जाता है और फिर आने वाले वक्त में उसके लिए कितने नुकसान का सबब बनती है ये बेजा रोक टोक, ये बेजा तनकीद। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन होगी कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी तनकीद नहीं करते, बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते, उसका भी आया नुकसान होता है या बच्चों की सेहत पर फ़ायदा होता है। इसको भी हम ज़रूर अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि बच्चों को हमने ना जो है वो ज़्यादा लाड प्यार करना है, ना ज़्यादा जो है सख्ती करनी है, बल्कि एक बैलेंस्ड वे में उनकी तरबियत करनी है, उनकी ग्रूमिंग करनी है और उनकी अपब्रिंगिंग में कौन कौन सी क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी है, इसके हवाले से भी ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें जो चीज़ें किरदार अदा करेंगी, जो चीज़ें रोल प्ले करेंगी, वो क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है, किन एलिमेंट्स को बच्चों के लिए जो है वो हमने एज ए एसेंशियल लेना है। अब इसके अंदर जो है वो ख़ुराक का क्या किरदार आता है, ख़ुराक के किरदार पे आज हम बात करेंगे कि बच्चों की डाइट कैसी होनी चाहिए, बच्चों की डाइट प्लानिंग्स में हमने कौन कौन से एसेंशियल्स शामिल करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है, इस पर भी थ्रू आउट द टाइम हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बच्चों और बड़ों दोनों की सेहत की ख्याल रखना है और दोनों की सेहत की बात करेंगे। तो जहाँ सेहत की बात आती है वहाँ जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़हनी सेहत को निखारने के लिए, ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए, क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए, यानी कि तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों की खुराक पर तवज्जो दें। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आप समझते हैं कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारना है, उसमें ख़ुराक को बेहतर बनाना है, हमने जो है बच्चों की ख़ुराक और डाइट प्लान पर तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ जो हमारा पहला टॉपिक है उस पर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे बेजा रोक टोक, बेजा तनकीद और उन वालिदैन का तस्करा भी हम करेंगे कि किस तरह से वालिदैन जो हैं वो बच्चों पर अपने सोचे समझे हुए फ़ैसले इम्पोज कर देते हैं। इसका क्या असर होता है बच्चे की शख्सियत पर, बच्चे की जो है वो ज़हनी सलाहियत किस कदर मान पड़ जाती है या किस कदर मुतासिर होती है कि जब फ़ैसले किए जाते हैं वालिदैन की जानिब से। इसका असर क्या होता है, वो बच्चे फिर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे करते हैं, क्या उनके अंदर जो है वो ख़ुद इरादी पैदा हो सकती है या नहीं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि हम देखते हैं कि यूथ में आ रहे हैं, यूथ कंफ्यूज है, हम ये तो कह देते हैं लेकिन उसकी रीज़न फाइंड आउट नहीं करते, उसकी रूट कॉज की जानिब नहीं जाते। तो आज हम जो है वो इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और जानेंगे कि तरबियत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, बेजा रोक टोक, बेजा तनकीद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और तनकीद कहीं ना कहीं, रोक टोक कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, कहाँ ज़रूरी है, इसके हवाले से जानेंगे हमारे मेहमानों से कि उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं और वो हमें किस तरह से गाइड करेंगे। मेहमानों से मुलाकात भी होगी, उनसे गुफ्तगू भी होगी, लेकिन जो उससे पहले
मौसम की सूरत हाल शामिल करना भी ज़रूरी है, तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के बाद कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें वालिदैन की जानिब से बेजा सख्ती को हम डिस्कस करेंगे। किस कदर जो है वो नुकसानदेह साबित होती है बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए, किस कदर मुतासिर करती है इनकी सेहत को। इसको डिस्कस करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करी हैं परिवश उबैद, उनको वेलकम करती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं परी? खैरियत से हैं? परिवश के साथ जो है वो आज के दूसरी मेहमान, उनको भी वेलकम करते हैं। हिना महबूब हमारे साथ हैं, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या हाल है? ठीक है। हिना के साथ आज की तीसरी मेहमान को आप सब जानते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, सिद्रा अख्तर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिद्रा? खैरियत से हैं? आप सबको वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, और यकीनन आज गुफ्तगू भी बहुत अच्छी होने जा रही है। सबसे पहले परिवेश से जानते हैं कि वो क्या कहेंगी आज के पहले टॉपिक के हवाले से। जो बेजा सख्ती है, इसको समझना कितना ज़रूरी है कि सख्ती कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, और वहाँ पे हर बंदा जो है वो दूसरे का गुस्सा जो है वो अपने से छोटे वाले पे निकालता है। तो सबसे तो ज़्यादा ये तकलीफ-देह चीज़ है कि जब हस्बैंड आता है तो उसका ऑफिस में दिन बुरा गुजरा होता है तो वो अपनी बीवी पे निकालता है। बीवी का वैसे ही मूड ख़राब होता है, फ़र्ज़ करें अगर कोई ससुराल वाले उसको तंग कर रहे हैं तो फिर एंड में शामत बच्चों की आ जाती है। और फिर यही होता है कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से, जिसको कहते हैं ना कि बाहर निकल के चाहे बैड कंपनी हो उसमें वो एक रिस्पाइट ढूंढते हैं, या फिर वो खाने में रिस्पाइट ढूंढते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ओवरवेट होने का इशू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक बैलेंस रखना है बच्चों को। आपको ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि आपने अपने बच्चे का दोस्त बन जाना है। नहीं, आप अपने बच्चे का कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, आप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करें, यू गिव देम अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक, लेकिन अगर आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो फिर बच्चे जो है ना, वो जो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है ना, वो खत्म हो जाता है, और डर भी खत्म हो जाएगा। डर भी खत्म हो जाए, वही ना, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। फिर बच्चों का जो दिल करता है वो आगे से बोल देते हैं, फिर वो पेरेंट्स को चीज़ बुरी लगती है। तो फिर आपने ये एक बैलेंस रखना है कि आपने वो जो एक कहावत है ना कि दें सोने का निवाला लेकिन रखें शेर की नजर, वो जरूर अप्लाई किया करें बच्चों के ऊपर, उनके साथ सख्ती करें बट एट द राइट टाइम। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, सारे केसेस में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वालिदैन सिर्फ और सिर्फ सख्ती ही करते हैं। अगर बाप की तरफ से सख्ती की जा रही है तो माँ भी उतना ही सख्त रवैया वो कह रही हूँ, वो एनवायरनमेंट और सोसाइटी है जो अफेक्ट कर रही होती है हमारे एटीट्यूड्स। वो ये वजह होती है कि आप बाहर इतनी ज़्यादा बिटरनेस देख कर आए हुए होते हैं कि घर में आपको आके आपका दिल ही नहीं करता कि आप प्लेजेंट हो सकें। अब वही बिटरनेस जो है वो आप अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं। सही। और फिर बच्चे भी, क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर माँ बाप आपके साथ बुरे हैं तो फिर बच्चे
भी ज़ाहिर है उसी तरह बिहेव करेंगे। बिल्कुल, और एक ऐसा वक्त आता है कि बच्चों को भी महसूस नहीं होता कि हम पे अगर सख्ती की जा रही है तो क्यों की जा रही है, या हमसे प्यार से भी बात की जा सकती है। यूज्ड टू इट ना, वो उनको आदत पड़ जाती है, उनको लगता है कि माँ बाप यही इसी तरह बिहेव करते हैं और ऐसे ही बिहेवियर होता है। वही मैं कह रही हूँ ना, इसी वजह से दे फाइंड सोलेस आउटसाइड। और फिर वो जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो फिर पेरेंट्स को इस बात के ऊपर रिग्रेट होता है कि वो जी गंदी कंपनी में चले गए हैं, हमारे साथ तो इनका इंटरेक्शन नहीं स्पेंड कर रहे हैं, यू नो। सो ये इट्स अ चेन रिएक्शन। बिल्कुल, इसमें जो है वो वालिदैन को सोचना है और समझना है कि हम किस तरह से तरबियत को बेहतर बना सकते हैं, या कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि तरबियत में वो तमाम तर अवामिल शामिल करें जिससे हमारे बच्चे का हमारे साथ इंटरेक्शन अच्छा डेवलप हो सके। और कहीं ना कहीं अगर उसे सख्ती की ज़रूरत है, उसे रोक टोक की ज़रूरत है, तो वहाँ वालिदैन को सख्ती भी करनी है, रोक टोक भी करनी है। और जहाँ पे बच्चे प्यार की जो है वो डिमांड कर रहे हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें प्यार से समझाया जाए, उन्हें रोका जाए, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब तरीक़ेकार क्या हो सकता है? इसमें तरबियत का किरदार है कि वालिदैन ख़ुद समझें। अगर हम बच्चे हों और हम बच्चों की जगह पे जाके देखें कि अगर हमसे इस तरह से डिमांड की जाए या हमें इस तरह से जो है वो रोका जाए, टोका जाए, तो हमारा जहन क्या जो है वो रिएक्ट करेगा या हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझना वालिदैन के लिए ज़रूरी है। कैसे समझ सकते हैं वालिदैन? अपने तमाम मेहमानों से इसके हवाले से डिस्कशन भी करेंगे और सोल्यूशंस और सजेशंस भी जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें पढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वालिदैन की बेजा सख्ती से बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासर होती है और कितना ज़रूरी है कि वालिदैन जहाँ पे सख्ती करनी है, जहाँ पे बच्चों को रोकना है, टोकना है या उन पर तनकीद करनी है तो वहाँ पे जो है करें, लेकिन साथ ही साथ अपना तरीका जो है वो बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। इस पर जानते हैं कि हमारे मेहमान हमें मज़ीद क्या बताएंगे। परिवश का ये कहना है, हिना इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वालिदैन को जो है वो बच्चों का दोस्त नहीं होना चाहिए, आप क्या समझती हैं? अभी वही डिस्कशन में मुझे बात बहुत अच्छी लगी है कि डोंट बी बडी विद चिल्ड्रन, अपने बच्चों का बडी ना बन जाए। दोस्त भी एक हद तक बने, अच्छी बात पे रहें, बुरी बात पे मतलब उनको टोकें। सबसे पहले जो चीज़ मिसिंग है कई मतलब हमारी सोसाइटी में, कई फैमिलीज़ के अंदर के बच्चों, पेरेंट्स और बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे का। सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करें, उनको अपने करीब लेकर आएँ, बच्चों का ऐसा माहौल आप क्रिएट करें बच्चों के साथ कि वो हर अच्छी बुरी बात कर सकें, लेकिन माने जायज़ बात, जो गलत बात है उसको बिल्कुल भी ना माने। सही। आजकल एक माहौल में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड है बच्चों के साथ पेरेंट्स का, तो उस फ्रेंडली एटीट्यूड का नुकसान ये होता है कि वो ढीठ भी हो जाते हैं और फिर पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। सख्ती करें, एक लिमिट में करें, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ पे। नहीं भी करें, करें भी। अगर हम अपनी लाइफ को आज से मतलब हम अपनी जनरेशन पे देखें तो हमारे पेरेंट्स ने सख्ती भी की हुई थी और हमें ढील भी दी होती थी, लेकिन ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे रिक्वायर्ड थी, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं था वहाँ कभी भी नहीं हमें ढील मिली। और उसका ये है कि आज हम उस चीज़ को अगर सोचें तो वो हमारे काम आ रही हैं चीज़ें। आजकल के बच्चों में जो चीज़ हम लोग नोट कर रहे हैं, मतलब इवन स्कूल में, कॉलेजेस के, एक तो कईयों पे जहाँ बहुत सख्ती होती है वहाँ एक प्रॉब्लम आता है, बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, आगे बढ़ने का उनको नहीं पता होता क्या करना है। इसका मैं एग्जांपल अभी दूंगी। रिसेंटली मतलब मेरे बहन के बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ, तो उसको कैसे हमने ओवरकम फिर किया, उसको ठीक किया सारा। उसमें क्या हुआ था कि वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा डांट डपट, बहुत ज़्यादा उसको रोका टोकी कि ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, और उसका ये हुआ कि ही वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि उसने करना क्या है आगे।
तो हर ये बात में कंफ्यूज, एग्जैक्टली कंफ्यूज्ड, खामोश रहना बच्चे पे कसर होता है। जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाए वो खामोश भी हो जाता है। और जैसे इन्होंने बात की, कई जगहों पे बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर सहारा ढूंढते हैं, वो बाहर अपनी कंपनी ऐसे ढूंढते हैं कि जो उनकी बात सुने। और कई लोग ऐसे मिल जाते हैं तो जो बात तो सुनते हैं लेकिन उनको गलत कामों पे लगा देते हैं। लाइक आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रग के एडिक्ट होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न यही सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं वो बाहर अपना सहारा ढूंढते हैं, अपनी उनको अच्छे लोग, मतलब उनको अच्छा लगता है वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि घर में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, वो शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेंडली ज़रूर रहें, वही वाली बात, एक लिमिट तक रहें, लिमिट क्रॉस ना करवाएं। मतलब इतना हद तक रहें कि वो दोस्त हैं लेकिन एक रिलेशन का पास भी रखना चाहिए। जैसे पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स हों ना कि वो कुछ और ही बन जाए उनके लिए, और बच्चे भी उनको कुछ और एंगल से सोचना शुरू कर दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी इंटरेक्शन डेवलप कर सकें वालिदैन और बच्चे अपने दरमियान। सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस कदर जो है वो एक बच्चे की ज़हनी सलाहियत मुतासिर होती है जब उस पर बहुत सख्ती की जाती है? बिल्कुल हुमा, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा चंक जो कि बच्चों पे मुश्तमिल है, और बच्चे वो हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी सोसाइटी की प्रोडक्ट है, और आज जो हम इनमें इनपुट डालेंगे वो कल को इसकी आउटपुट जो है वो हमें नज़र आएगी कि हमने सोसाइटी के लिए अपना क्या रोल प्ले किया, हमने अपने घर के लिए क्या रोल प्ले किया, और हमने उस बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर अपना कितना इनपुट डाला है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि भाई बच्चे का दोस्त नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे बहुत अच्छी कोटेशन है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी और सारों से शेयर भी करना चाहूँगी। कहते हैं कि पहले 7 साल बच्चे के नौकर बन के रहो, अगले 7 साल उसके दुश्मन बन के रहो, और उससे अगले 7 साल जो है उसके दोस्त बन के रहो। तो हमारे यहाँ इस जो यानी कि कहना चाहिए कि इस स्टेजेस को ऐसे समझा जाता है कि पूरी ज़िंदगी दोस्त बन के रहो, या पूरी ज़िंदगी दुश्मन बन के रहो, या पूरी ज़िंदगी बच्चे के नौकर बन के रहो। ये ऐसा नहीं है। पहले 7 साल, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि बच्चे की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के जो साल हैं वो पहले 10 साल हैं। सही। उसमें बच्चे की पर्सनालिटी बन जाती है। उसके बाद आपने उसको सिर्फ शेप करना होता है, यानी कि वो एक ऐसा इंसान बन चुका है मुकम्मल, जो सोचता है, जो समझता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, सिर्फ उसको शेप करना होता है। लेकिन हम पहले 7 साल बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। हम उसके एक दिन हम उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, दूसरे दिन हम उसके साथ सख्त बिहेव करते हैं। हम दूसरों के पेरेंटिंग स्टाइल्स को बच्चे के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, कोई भी माँ बाप जो है वो ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है वो ख़राब हो या वो नेगेटिव रस्तों पे चले, क्योंकि माँ बाप ने उसको बहुत मेहनत से पैदा किया होता है, फिर उसकी तरबियत के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और वो उनका फेस होता है सोसाइटी के लिए, उनके घर के लिए, उनके इर्द गिर्द। तो कोई भी माँ बाप दुनिया में ये नहीं चाहता कि उनकी औलाद जो है वो ख़राब हो, लेकिन चाहते ना चाहते हुए माँ बाप के कुछ ऐसे एटीट्यूड होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो मेरी जितने भी लोग देख रहे हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले 7 साल आपने बच्चे को अनकंडीशनल लव देना है। नौकर का मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे बिक जाएं। अनकंडीशनल लव, कंडीशनल लव आजकल हमारे पेरेंट्स करते हैं, इनके तुम ऐसा करोगे तो इसके बदले तुम्हें ये मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके बदले ये मिलेगा। ये आपने तब करना है जब बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर हो जाए। जब आप देखें कि बच्चा किसी बात के ऊपर नहीं मान रहा, वो समझ नहीं पा रहा है, तो फिर आप उसके साथ कंडीशनल जो है वो, या इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, आप उसको रीइंफोर्समेंट के साथ आप कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन पहले 7 साल हमारे इस्लाम ने भी ये हुक्म दिया है कि पहले 7 साल आपने बच्चे पे सख्ती नहीं करनी है। उसके बाद आपने बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करना है जैसे आप उसके उस्ताद भी आप ही हैं, क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है। और वो जो 7 साल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीन एज की तरफ आप जा रहे होते हैं। और फिर जो अगले 7 साल हैं, क्योंकि वो अडल्टहुड की एज होती है, पुबर्टी की एज होती है, बहुत से बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर तब आप उसके दोस्त नहीं बनेंगे तो वो जाके गलत कंपनी के अंदर अपने प्रॉब्लम शेयर करेगा और उसको गलत सोल्यूशन बिल्कुल। और अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि बच्चे को बचपन में तो बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन उसको यूथ में जब बच्चा कदम रखता है तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है कि ये अब बड़ा हो गया, ये तो सब कुछ समझता है, खुद ही जानता है। बिल्कुल। और हुमा, हमारे यहाँ कुछ ज़रबुल मिसल जो है उसको बहुत मिस यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस कोटेशन के पीछे क्या हिस्ट्री है। देखिए, जब भी शेर जंगल में होता है, वो अपने बच्चे उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो अपने बच्चों से बिल्कुल लापरवाह होता है, वो बिल्कुल भी उसको यानी कि ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो बच्चों के ऊपर ही उसकी नज़र होती है। आपने कभी ऐसे चैनल पे, एनिमल प्लैनेट वगैरह पे आपने देखा हो कि जो शेर के बच्चे होते हैं वो उसके ऊपर कभी आ रहे होते हैं, कभी उसके आगे हो रहे होते हैं, और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता।
लेकिन जैसे वो देखता है कि वो खतरे की तरफ जा रहे हैं, वो फ़ौरन से उनको प्रोटेक्ट करने आ जाता है। तो इस जो हम मुहावरा यूज़ करते हैं, इसका मकसद ये है कि शेर की निगाह वो होती है कि बच्चे पे नज़र भी हो और बच्चे को पता भी ना हो। हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं कि तफ्तीश करते हैं, वो पुलिस अफसर बने बैठे होते हैं घरों में और बच्चे से कहते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें कि बच्चे को जो आप सिखाते हैं वो नहीं सीखता, बल्कि जो आप होते हैं वो सीखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद क्या रोल प्ले करें बच्चे की लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे है, आपके खुद के रवैये कैसे हैं, आपकी खुद की डेवलपमेंट कैसी है, क्योंकि आपका बच्चा इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली आपके रवैयों से सीख रहा होता है और हम उसके सामने प्रिटेंड करके उसे सिखाना चाहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ये ना करो, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी उसके अगेंस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन हम बातचीत में भी बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि अगर घर पे मेहमान हैं तो हम बच्चे से किसी और तरीके से बात करें, मेहमान चले जाते हैं तो उसको किसी और वे में ट्रीट किया जाता है। ये भी हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। इसके साथ साथ पर ही हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन में भी कहीं ना कहीं हमें डिसबैलेंस नज़र आता है कि उनकी तरबियत का तरीक़ाकार क्या है। अगर वालदा बहुत मोहब्बत कर रही हैं तो वालिद साहब से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आने दो, आज शाम को तो तुम्हारी सख्ती है और तुम जो है वो मौत के मुँह में चले जाओगे। तो ये जो डिसबैलेंस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि हम पेरेंट्स के दरमियान देखते हैं, ये भी किसी कदर जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि जो इसका जो रूट कॉज है वो यही है कि यूजुअली यही होता है कि बोथ पेरेंट्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, यही होता है और वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर माँ ने थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश की है तो बाप कहेगा नहीं चलो दे दो कोई बात नहीं, अगर बाप यूँ कर रहा है तो माँ सख्ती करेगी। सो जो बच्चा है उसको पता होता है कि कैसे एक दूसरे माँ बाप को कैसे हाउ टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर ना। तो ये चीज़ बड़ी एक तो माँ बाप को ही बैठ के जब आप फैमिली प्लान कर रहे होते हैं तो आपको ये ज़रूर एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। दूसरी ये कि जब आप जिस तरह ये बात करी है कि जी 7 साल आपने उनके साथ बहुत मतलब रखना है, एक टीचर की तरह, उस्ताद की तरह रहना, उसके बात करना है, लेकिन तब तक उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। अगर उस बच्चे ने कंफ्यूज रहना है तो वो उन 7 सालों में जबकि आप उसके साथ थोड़ी बहुत सख्ती कर रहे थे, वो उस वक्त उसकी कंफ्यूजन शुरू हो चुकी होगी। सो दिस समथिंग कॉल्ड टफ लव। आप मोहब्बत करें लेकिन साथ आपने इसको डिसिप्लिन भी करना है। आपने ये भी देखना है बच्चे के साथ कि आपने इसकी आप बेजा ज़रूरतें मान रहे हैं कि आप इसके ब्लैकमेल में आ रहे हैं। सही। ये आपने खुद ये बैलेंस क्रिएट करना है अपने बच्चे के लेकिन लिए। बैलेंस क्रिएट नहीं किया जाता। और इसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, इट्स इनबॉर्न इन यू। ये आपके अंदर होते हैं। जब अल्लाह ताला आपको माँ बाप बनाता है तो आपके अंदर ये खुद चीज़ पैदा हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपके बच्चे आपकी पर्सनैलिटी का एक रिफ्लेक्शन है। दैट इज सो वेरी ट्रू। लेकिन आपको पता होता है कि आपने जो गलतियां की हैं आप अपने बच्चों के साथ वो गलतियां ना रिपीट करें, या आपके बच्चे वो गलती रिपीट ना करें। ठीक है ना। तो अगर फ़र्ज़ करें कि यू नो मैं आई गॉट अवे विद द फैक्ट कि मैं अपनी माँ से कहती थी कि जी मुझे जंक फूड खाने, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो मुझे दिला दिया करती थी। सो इन द लॉन्ग रन वो मेरे लिए ख़राब था। ठीक है ना। मेरी माँ तो अच्छी बन गई, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन वो मेरे लिए ख़राब था। सो दिस इज़ टफ लव कि आपने इनकार भी करना है एंड एट द सेम टाइम आपने उस बच्चे को सीधी राह भी दिखानी है। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर देखें तो परी हम ये भी नहीं कर सकते कि अगर हम वालिदैन को तरबियत का तरीक़ाकार बेहतर बनाने का करें तो बिल्कुल ही अगर बच्चा डिमांड कर रहा है, लेट्स सपोज जंक फूड ही डिमांड कर रहा है, तो हम उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें कि नहीं जंक फूड तो खाना ही नहीं है। कभी कभी दे देना या फिर ओकेजनली उसको थोड़ा सा डील करना ऐसे कि बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी ट्रू। वही मैंने आपको कहा ना, जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आती हूँ मैं आपको ये कहती हूँ कि सीरत नबी से सीखें कि बैलेंस क्या चीज़ है। यही तो बैलेंस है। आपने कैसे बैलेंस क्रिएट करना है अपने बच्चे के बीच में, पेरेंटहुड में, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनके खाने पीने में, उनसे मोहब्बत करने में, हर चीज़ जो आपने वो एक बैलेंस में रख के करनी है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। परी कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से एक कॉलर हैं नुमान साहब, देखते हैं क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब क्या कहना चाहेंगे? जी आप खैरियत में से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका टॉपिक तो आज बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है और बहुत ही टची टॉपिक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो एक कोरा कागज होते हैं। बिल्कुल। बच्चे बेसिकली वैसा बनते हैं जैसा माँ बाप उनको बनाते हैं। बच्चे वैसा बनते हैं जैसे वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। Exactly. बच्चे जो है वो अपने बड़ों की
तकलीद करते हैं, मगर बच्चों में और बड़ों में एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप बहरहाल नेचुरल भी है। माँ बाप इस गैप को समझते नहीं है, इसलिए इस गैप को वो कवर नहीं कर पाते। देखें, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों का दिल बड़ा होता है, उनका दिमाग छोटा होता है, सही। जबकि बड़ों का। जी नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया इतनी पॉजिटिविटी के साथ, और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बच्चे कोरा कागज़ की मानंद हैं और वालिदैन उनको जो है जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, जो लाइफ में देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वालिदैन की भी यही कोशिश और यही नीयत होती है कि हमारे बच्चे एक परफेक्ट लाइफ गुजारें, एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो तरबियत में किस तरह से ये पुरएतमाद बना सकते हैं बच्चों को, या फिर ये सुकून डेवलप कर सकते हैं, इस पर हम अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे उनके क्या सॉल्यूशंस उनके जहन में हैं। परी, आप अपनी बात को ही मुकम्मल कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की ट्रेनिंग के बारे में और बैलेंस के बारे में। सो अगर आप इत्तेदाल रखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल, और पेरेंट्स ज़रूर डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस करें, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों को पता चल जाता है, बच्चे कोरा कागज़ होंगे, बच्चे छोटे होंगे, उनके दिल बड़े, दिमाग छोटे होंगे, बट दे आर वेरी स्मार्ट। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये बच्चा नहीं है, ये भी एक इंसान है, ये सब समझ सकता है सारी बातें, और चाहे वो सबकॉन्शियसली कर रहा हो, चाहे वो अनइंटेंशनल हो, बट दे कैन एक्सप्लॉइट यू डेफिनेटली। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने अलग से बात करनी है, बड़ों ने अपनी कोई डिस्कशन करनी है, आप अलग डिस्कशन करें, और बच्चों के सामने यही प्रिटेंड करना है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सेम पेज ऑन द सेम पेज। ये बहुत अच्छी आपने सजेशन दी, ये बहुत ज़रूरी है, दोनों माँ बाप के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते तो आज से प्लीज़ इसको शुरू करें। बिल्कुल, ये करना बहुत ज़रूरी है। दोनों माँ बाप की भी बहुत रिस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि अगर माँ बाप एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे ना, तो बच्चे को फिर इसी तरह पता चलेगा कि दोनों की रिस्पेक्ट करनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन अगर वहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बच्चा उससे फ़ायदा भी उठा सकता है ना। आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से जो है वो बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो अभी इन्होंने भी बात की है, बहुत अच्छी बात की कि फर्स्ट 7 ईयर्स, फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। उसमें आप बच्चे को जो सिखाएंगे, जैसा ट्रेन करेंगे, जैसा उसको बिहेवियर, एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करेंगे, वो आगे जाके उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेगा। हम जैसे पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा अपने घर से सीखता है, और उसका घर पहला इंस्टीट्यूट होता है, फिर उसके बाद उसने स्कूल जाना है, आगे उसने अपनी लाइफ में जाना है, तो वो जो टाइम होता है वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगेन, पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर अच्छा है तो बच्चा अच्छा ही सीखेगा। अगर उनका आपस में उन लोगों का सलूक इत्तेफाक नहीं होगा तो जाहिर है बच्चा भी उससे लर्न करेगा, वो हर उसी तरह का बिहेवियर रखेगा, उसके अंदर वही बिहेवियर होगा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कई घरों में ये चीज़ होती है कि सिबलिंग से कंपेयर किया जाता है। एक बच्चा अगर वो थोड़ा सा वीक है, या वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको दूसरे बच्चे के साथ, कज़न के साथ, या किसी के साथ भी कंपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से होता ही है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, और उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो उसके अंदर होना चाहिए। बच्चों को ऐसा ट्रेन करें, उसमें उनको ग्रूम करें, उनका माइंड डेवलप करें, उनको टास्क दिए जाएं, उनको जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी ड्यूटीज़, मतलब उस एज की ड्यूटीज़ में कह रही हूँ, वो उनको बताई जाएं, उनको सिखाई जाएं, जिससे वो आगे जाके मज़ीद उससे एनहेंस करना शुरू हो जाते हैं फिर। और अगेन वही है कि पेरेंट्स को सबसे एक और जो चीज़ है, पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के आगे झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चा उससे फिर एग्रेसिव एटीट्यूड में आता है, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर कहीं ना कहीं फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे में क्यों है, वो इसी वजह से एग्रेसिव एटीट्यूड बच्चे में भी आता है। पॉजिटिव उसको ट्रेनिंग दें, पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं, और अच्छे बुरे के बारे में बताएं। इसी एज में जब बता दें, वो आगे जाके कंटिन्यू होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल होती है, और आपने बहुत अच्छी बात की कि कंपैरिजन ना करें बच्चों के दरमियान। सिद्रा, आपके पास क्या सजेशंस हैं इसके हवाले से कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब घर में आप बच्चे को देखते हैं, घर एक यूनिट की शक्ल में है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे उस बच्चे ने रहना है, उस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और उसका इंटरेक्शन किससे होना है? अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ। क्यों इस्लाम में कहा गया है कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, और माँ की गोद जो है वहाँ से वो बच्चा सीखना शुरू करेगा, और सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट होती है वो बच्चे की माँ से होती है, क्योंकि बाप तो ज़्यादातर घर से बाहर होता है।
और अगर हम हुमा इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के बात करें, हम शहरों की ज़िंदगी से बाहर निकल के बात करें, तो जो कस्बों दूर देहातों में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब जो शहरों की माएँ हैं, अगर वो जॉब कर रही हैं तो वहाँ पे वो बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती हैं, और आजकल के बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और फिर ये देखा है कि अगर माँ बाप पास बैठे भी हैं तो अपने गैजेट्स के ऊपर मसरूफ़ हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि बच्चा देख रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। और फिर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं तो उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है, उन्हें टोक दिया जाता है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम उस पर तनकीद करते हैं, हम उससे बेजा रोक टोक करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक फियर फैक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है, और फिर कल को हम कहते हैं जी हमारा बच्चा रिस्क टेकर नहीं है, ये कुछ नया इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ये इग्नोर कर रहा है, या ये इसको हम बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं लेकिन ये नौकरी की तरफ जाना चाहता है। देखिए ये सारी वही तरबियत होती है जो आपने बचपन से उसकी की होती है। सही। अगर आप वेस्ट में देखें तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ कि वो बच्चा कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है, उन्हें पता है कि बच्चा गिर जाएगा तो वो गिरने देते हैं ताकि बच्चा गिरेगा तो वो सीखेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतने प्रोटेक्टिव हैं पेरेंट्स। बाज दुनिया में 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जो साइकोलॉजी मानती है और पूरी दुनिया उसके ऊपर चलती है। एक अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 2 जो पेरेंटिंग स्टाइल हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, या तो अथॉरिटेटिव होते हैं या फिर वो सबमिसिव होते हैं। या तो हर वक्त बच्चे के ऊपर रोक टोक होती है, या फिर वो बच्चे से बिल्कुल पूछते ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए आपने मिडल वे इज़ द बेस्ट वे, आपने दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है जो बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, जो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा हो, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कल को बच्चे की जिस्मानी सेहत के ऊपर और जहनी सेहत के ऊपर अच्छे हों। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सजेशन है मेरी, जितने भी पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि आजकल आपका बच्चा फ्रस्ट्रेशन का इसलिए शिकार हो रहा है, आपसे ज़िद इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल भूले होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए बच्चा जो है ना उसके अंदर एनर्जी, यानी कि वो एक एनर्जी बूस्टर है। जब तक आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, ख्वाह वो फिजिकल एनर्जी है, साइकोलॉजिकल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, इवन कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, जब तक आप उसको चैनलाइज नहीं करेंगे बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेगा। मेरे पास जितने भी आजकल पेशेंट आ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो उनका मसला यही है जी कोरोना में हमारा बच्चा जो है ना ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत जिद्दी हो गया, बहुत लड़ता झगड़ता है, अब दूसरे बच्चों को मारता है। वजह ये है कि आपने घर के अंदर 4 दीवारी में बच्चे को बंद करके रखा और उसके हाथ में गैजेट्स पकड़ा दिए, उसको स्क्रीन टाइम दे दिया, आपने बच्चे को फिजिकली कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया। तो खुदारा अपने बच्चों को दिन में बेशक 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट ज़रूर दें जिसमें आप बच्चे के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, या अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बच्चे को सुने, क्योंकि बच्चा जो है आजकल के बच्चे प्रेशर कुकर बनते चले जा रहे हैं, और फिर एंड पे वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं सिर्फ अपनी वेंटिलेशन के लिए, सिर्फ अपने कैथारसिस के लिए, सिर्फ शेयर करने के लिए। और आप यकीन करें हुमा कि जितने भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स हमारी बात को नहीं समझते। तो देखिए क्यों नहीं समझता आपका बच्चा, क्योंकि आपने कभी उससे सुनने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चे को सुने और जाने कि बच्चा उनके साथ क्या शेयर करना चाहता है। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जाने बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की वालिदैन के हवाले से, वालिदैन की बेजा सख्ती से बच्चों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, बिलखुसूस उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से मुतासर होती है और उनकी जहनी सेहत किस तरह से मुतासर होती है। इस पर हमने जो है वो गुफ्तगू की और साथ ही साथ जाना कि वालिदैन अपनी तरबियत के तरीक़ेकार को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं या फिर बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें तलबा की तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से हम बात करेंगे। तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, इनमें निखार पैदा करना कितना ज़रूरी है और इसमें खुराक का क्या किरदार है, इसको डिस्कस करेंगे हम अपनी तीनों मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें परवेश उबैद हैं, हिना महबूब हैं और सिद्राता चौधरी हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलेवेंट डिस्कशन करें। परी, दूसरे टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो डेफिनेटली वो आपके प्रोफेशन से भी मैच करता है। खुराक का जो इस्तेमाल
इस्तेमाल है वो किस कदर असरअंदाज होता है हमारी जहनी सेहत पर? बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है इस वजह से कि यू आर व्हाट यू ईट, सबसे पहले तो। दूसरे ये कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, फिर वो पेरेंटिंग के ऊपर भी ये बात आ जाती है, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। एग्जैक्टली। तो जब आप पेरेंटिंग करते हैं और जब अगर बच्चा आपका फ़र्ज़ करें कमज़ोर है या दुबला है, उसको एंटाइज करने के लिए आप अच्छे अच्छे खाने देते हैं, लेकिन मोस्टली वो प्रोसेस्ड होते हैं। सही। सो आपके बच्चे की वैसे ही ज़हनी नशोनुमा के लिए प्रोसेस्ड फूड और शुगर्स जो है ना वो बहुत ख़राब होती हैं, क्योंकि जो मीठा होता है वो एकदम आपको एक शुगर सर्ज देता है, आपको लगता है आप बड़े एनर्जेटिक हो गए, लेकिन उसके बाद आप उससे भी ज़्यादा नीचे जो है ना आप फील करते हैं कि आप डाउन हो गए। सो ये बहुत ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि बच्चों को बहुत हेल्दी फूड खिलाएं। और अगर आप वाकई में तख्लीकी उसके ऊपर बात करिए कि जी बच्चे को क्रिएटिव कैसे करना है आपने ये खाना खिला के, तो एक नई रिसर्च ये बताती है हमको कि अगर आप अपने बच्चों को बनानास दें तो उससे बच्चों में जो है ना उनके जो ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन थिंक मोर रैशनली, और जिसकी वजह से बच्चों में जिसको कहते हैं इमेजिनेशन ज़्यादा बनती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका माइंड क्लियर हो जाता है, बिकॉज जब आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जब आप शुगरी स्वीट्स खाएंगे तो आपका दिमाग ना फॉगी सा हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फील कि ये ऐसा होता है। अगर आप एक कंपैरिजन करें एक बच्चे का जिसको आप मुस्तकिल स्वीट्स और प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं और एक बच्चा जिसको आप हेल्दी फूड दे रहे हैं, तो आपको 2-3 साल के बाद पता चलेगा कि दोनों की परफॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन हम ये महसूस नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप इसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह बात हो हम रही सब है। खैरियत से हैं। इम्तियाज़ क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ। मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की हुई है कि खुराक तो अच्छा ही असर डालेगी, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मगर एक मैं आपको अनोखी बात बताता हूँ, जी जी, बिल्कुल डीप में जाके, कि एक पहलवान हुआ करते थे जापान के, अनोखी पहलवान। तो वो खाना पीना तो उनका था ही था, एक उनकी आदत बड़ी अजीब व गरीब थी, और उन्होंने जिसको सब चीजों पे फौकियत दी थी, वो कहते थे कि मैं सुबह फजर की, यानी कि हम अपनी जबान में कहते हैं फजर के टाइम उठ जाया करते थे, ठीक, और वो बाग में सैर किया करते थे। तो वो ये क्या कहते हैं, वो और उनके उस्ताद, कि उस वक्त की ऑक्सीजन जो है ना तमाम खुराक पे, तमाम चीजों पे इतनी भारी होती है कि इंसान इतना फिट हो जाता है उससे। ये कुदरती एक ग़िज़ा है ऑक्सीजन। तो ये भी एक चीज मैंने जो तज्जिया अपना वो किया, इसके अंदर खुराक के साथ साथ जरूरत है। और बात वही घूम फिर के आती है, बात सच है, मगर बात है रुसवाई की, कि हमारे यहाँ तो देख लें सिस्टम कि कितने फीसद तबका ऐसा है कि जिनको अच्छी खुराक, अच्छा पानी मुयसर आ सकता है, मगर जो कुछ भी है, कम है या ज्यादा है या वो नियमत की कमी है, तो अच्छा घर का खाएं, अच्छा खाएं, टाइम पे खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला जब जान सेहतमंद होगी तो जहन भी सेहतमंद होगा। सेहतमंद जिस्म भी सेहतमंद दिमाग की जमानत है, और इसमें बहुत से हलकों को बहुत सा किरदार अदा करना पड़ेगा। ये कौम की मुस्तकबिल का सवाल हुआ करता है, और आप सब मिलकर इस पे बात करते अच्छा लगता है, और हर तबके के लिए बात करें, ताकि बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, इतनी खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की और इतने अच्छे सजेशंस दिए। इन्हीं सजेशंस पे हम जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। परी, आपकी बात रहती थी, उसको कंप्लीट करें। और एक और बात, बनानास के हवाले से आपने बात की, वो माएँ क्या करें जो ये कहती हैं कि हमारे बच्चों को तो बनानास पसंद ही नहीं है? बच्चों को जी शुरू से आदत डालनी पड़ती है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने वाकई में सही बात कही कि सुबह के टाइम जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और आपको बड़ी लंबी ब्रीद इन करना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। लेकिन आजकल के बच्चों को कौन उठाए जी इतना सुबह? इतने सुबह तो पेरेंट्स नहीं आजकल उठते हैं, तो बच्चे तो दूर की बात है। तो जो आपके पास है आप उसके साथ मेक डू करें ना। अगर बच्चे नहीं उठ रहे हैं तो चलो आप कम से कम उनकी डाइट का ख्याल कर लें। अगर आप ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर रहे हैं तो आप कम से कम यही देख लें, आप देखें वॉलनट्स कितने ब्रेन की शक्ल का बना हुआ है। इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर ब्रेन। आप बच्चों को वॉलनट्स खिलाएं, अंडे खिलाएं, और जो बच्चे नहीं खाते आप उनको शुरू से प्लीज आदत डालें। 2-3 शक्ल बनाएंगे, 4 दिन शक्ल बनाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको ऐसा खाना देंगे जिसके साथ वो कंपेयर कर सकेंगे, एक तरफ आपके पास चॉकलेट्स पड़ी हैं और एक तरफ बनाना है,
नोबडी विल टच द बनाना, सच्ची जो बात है। तो आप अपने घर में चीजें ही ना रखें, सही, आप वही चीजें रखें, थोड़ा सा कंट्रोल और सख्ती यहाँ पे भी करें। आप अपने इफ यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग, तो आपका बच्चा भी वही करेगा। अगर आप खुद भी केला खा रहे हैं, आपका बच्चा भी खा लेगा केला, कोई मसला ये नहीं बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन खुद पर फोकस करें, या स्पेशली माएँ फोकस करें कि वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें ताकि उनके बच्चों की डाइट भी बेहतर हो सके, है ना। फिजिकल फिटनेस को अगर हम देखें तो आजकल हमें बच्चों में वो भी नहीं नज़र आती, और ये बहुत बड़ी रीज़न है कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें उस तरह से नहीं निखर रही। अच्छा, इसमें हुमा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इससे थोड़ा सा डाइट से रिलेट करते हुए मैं फ़िटनेस की तरफ आती हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपका जब आप अच्छी खुराक ना ले रहे हो या ओवर ईटिंग कर रहे हो या बहुत बिल्कुल ही डाइट बिल्कुल ही ना लो, तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम जब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, फाके करेंगे, हम एक फिट हो जाएंगे। एक ना चीज़ बस डेवलप हुई हुई है हमारी सोसाइटी में, बस हमें पतला होना है, चाहे उसमें हम अपना इंटरनल सारा तबाह कर लें। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो जितने आजकल बच्चे भी, स्पेशली लड़कियां भी हैं, दे एंड अप ईटिंग नथिंग। और उसमें क्या होता है, चाय कॉफ़ी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका इंटरनल सारा डैमेज है और ब्रेन वर्किंग पे नहीं आ रहा होता उस तरह। या एक चीज़ होती है ओवर ईटिंग। व्हेन यू ईट अ लॉट, आप ज़ाहिर ओबेसिटी आएगी आपके अंदर, आप मोटे होंगे और गलत खुराक खा रहे होंगे जिसमें जंक फूड आ जाता है, और हम लोग उसमें फिर क्या होता है, जो होता है ऑर्गेनिक खाने को ख़त्म कर देते हैं। तो उससे भी जो होता है दिमाग काम करना ख़त्म हो जाता है, उस तरह से नहीं वर्किंग करता, और जाहिर है फिर आप क्रिएटिविटी भी आप पे नहीं आती है, इफेक्ट होती है वो सारी, आप सोच नहीं पाते हैं क्योंकि आपका दिमाग डल हुआ होता है। बॉडी जब डल हो रहा है, दिमाग भी साथ में हमारे डल हो रहा है, एनर्जी लेवल उसमें नहीं होता है। फिटनेस से रिलेटेड अगेन वही है कि इसमें अगेन फिटनेस का बहुत रोल है। लाइक अगर हम लोग देखें, बच्चे आजकल जो इन्होंने भी बात की, गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उन गैजेट्स की वजह से हो ये रहा है उनकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का पता ही नहीं है आजकल बच्चों को। उनके माइंड में हमने गेम खेली है, मोबाइल में हमने कंप्यूटर पे गेम खेली, हम बहुत अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। पहले अगर हम इन बैक देखें पास्ट में जाके, तो लोग ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। इन अ सेंस वो खुद काम भी उनके और तरह के होते थे। मशीन्स ने ओवरटेक कर लिया, जाहिर है हमें सहूलत मिल गई है, सो हमारी हर चीज़ जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो गई है। अब जैसे ये मेरे खुद भी जैसे फिटनेस मेरे हैं, जिम हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल ही ढीले होते हैं, उनके अंदर जान नहीं होती है, और आफ्टर जस्ट मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनको फिर बताते हैं कि हार्डली कोई 10 to 20 मिनट्स होते हैं, वो बिल्कुल उनका जो है ना स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। क्योंकि रीज़न ये है कि पूरा दिन उनकी एक जो डलनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उस तरह से एक्टिविटी नहीं हो रही होती, और पूरा टाइम जो है वो गैजेट्स के आगे बैठे रहना, तो उसमें उनका वो अफेक्ट होता है, और अफेक्ट जाके उनके इवन फिर वही अगेन क्रिएटिविटी भी इफेक्ट होती है। क्रिएटिविटी इन अ सेंस ऑफ नहीं सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कैरियर है या उसमें आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, बिल्कुल आपका माइंड जब डल हो जाए सब कुछ ही डल होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हम देख रहे होते हैं कि जो अपना बैग भी नहीं उठा के चल पा रहे होते हैं, वो शायद इसी वजह से कि उनकी ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना ही वो परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करनी है। सिद्रा, फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, खुराक को बेहतर बनाने की बात हो रही है, अल्टीमेटली बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को निखारना है, इसके लिए कितना ज़रूरी है कि वालिदैन एफर्ट्स करें? बिल्कुल ऐसे ये हुमा, एक कोटेशन है कि कहते हैं कि जिस माशरे के अंदर प्ले ग्राउंड ज़्यादा हो, वहाँ पे क्रिमिनल्स या फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ या ड्रग एडिक्ट्स कम होते हैं। और आप देखें कि हमारे यहाँ अब जब हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन रही है, आबादी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ऐसे मोहल्लों में रह रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे हम ये तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई खाने की अच्छी जगह है या फिर फास्ट फूड की कोई चेन है, वो तो हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वहाँ पे क्या प्ले ग्राउंड है, क्या वहाँ पे आपकी इतनी अवेलेबिलिटी है कि आप किसी जगह पे जाके वॉक कर सकें, आप किसी पार्क में जाके अपने बच्चे को लेयर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व कर सकें। तो ये ज़रूर देखें कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे ये कुछ नेसेसिटीज़ हैं जो आपके लिए भी और आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो अपनी फिजिकल एनर्जीज़ को चैनलाइज करेगा। एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये बताते चले कि माइंड बॉडी ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि माइंड और बॉडी जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आपकी बॉडी आपके माइंड के बगैर कुछ नहीं है और माइंड आपकी बॉडी के बगैर कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे, अपनी बॉडी के ऊपर तो फोकस करते हैं। अगर हमें कहीं पे दर्द है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागे जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमें कोई टेंशन है, हमें कोई स्ट्रेस है, हम उसको रिप्रेस करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी से शेयर ना करें, लोग क्या कहेंगे, मैं तो पागल हो जाऊंगा, या लोग ये कहेंगे कि तुम पागल हो, या तुम्हें डिप्रेशन
डिप्रेशन हो गया है। यही वजह है कि हमारी यूथ के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, एंजाइटी बढ़ता चला जा रहा है। हमारी बच्चियों में ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी बच्ची आपको नहीं मिलेगी जो अपने सेल्फ इमेज से सेटिस्फाई होगी। हर कोई गिल्ट फीलिंग्स का शिकार है, हर बंदा कोई अपने कम्प्लेक्शन को लेके इंफेरियरिटी का शिकार है। फिल्टर्स पे क्यों इतने ज़्यादा फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपनी तस्वीर को अपलोड करना चाहता है। वो सिर्फ अपना डोपामिन को हिट करना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो खुद कहीं इंफेरियरिटी का शिकार है। वो अपनी इंफेरियरिटी को इस तरीके से कंपनसेट कर रहा है। तो खुदारा जब भी आप इन सब चीज़ों को देखें, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को ज़रूर फोकस करें, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही बेसिकली आपकी मेजर हेल्थ है। एक रिसर्च ये कहती है कि 80% जो आपकी डिजीज़ हैं, जो मेडिकल डिजीज़ हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल हैं। इसके अंदर कैंसर से लेके आपके स्टमक अल्सर तक जो हैं वो सारे साइकोलॉजिकल हैं। अच्छा। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए क्या करें। साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए सबसे पहले क्रिएटिव स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, जजमेंट स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में इनके ऊपर बात ही नहीं की जाती। बिल्कुल, किसी को मेरे ख्याल से हुआ ये पहला शो है जिसके ऊपर बैठ के मैं क्रिएटिव स्किल्स के बारे में बात कर रही हूँ, या पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि ये भी कोई स्किल है। बड़े स्कूलों के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चों को एक सब्जेक्ट कभी कभी पढ़ा देते हैं, एक दिन हम हफ्ते में रख देते हैं जिसमें वो क्रिएटिव राइटिंग का उसको नाम दे देते हैं। वो क्रिएटिव राइटिंग बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। एग्जैक्ट देखिए, बच्चे का जो माइंड है वो इतना, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्रिएट वो कब करेगा, जब आप उसको एक फ्री हैंड देंगे, आप उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे, जब बच्चे को आप सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उसकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो पेंटर बने, वो आर्टिस्ट बने, या वो म्यूज़िक में जाए, या वो डिज़ाइनिंग में जाए, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अपने बच्चों के साथ जोड़ दिया हुआ है। और जब तक हम अपनी इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच से नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को वो नहीं बना पाएंगे जो वो बनना चाहते हैं, जो हम उनको बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, सॉल्यूशंस और सजेशन डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद। तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखारना है और निखारने में खुराक का क्या किरदार है, इसको हम डिस्कस करें। खुराक के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं और वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जो कि तख्लीकी सलाहियतों को पूरा करती हैं, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत में वो शामिल कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इस पर ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे, मज़ीद इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ख़ुराक के हवाले से परी से बात करेंगे। परिविश, जैसे कि खुराक में हम बात कर रहे थे कि बच्चों को अच्छी और हेल्दी डाइट देनी है, ये तो हम सब ने डिस्कस किया, लेकिन फिर वहीं पे बात आती है कि बच्चों की पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई है। बच्चे कुछ ख़ास ही डिमांड करते हैं, बिल्कुल चॉइसेस हैं, और शायद ये चॉइसेस हमने खुद उनको जो है वो दे दी हैं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और बस ऐसी चीज़ें हों जो कि रेडी टू अवेलेबल हों। अब हमने उनको देना है, फ्राई करना है और उन्होंने वही खाना है। घर का बना हुआ देसी खाना, ऑर्गेनिक फूड, इसको तो शायद हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जी ऑर्गेनिक फूड भी ना मिले अगर आपको, तो घर का ही खाना देते हैं उनको। और फिर वही बात है कि चूँकि मोस्टली आजकल मदर्स आर वर्किंग, तो ज़ाहिर है उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये भी इट्स अ विशियस सर्कल के ज़ाहिर है माँ भी थकी हारी आती है, वो रास्ते से कोई फास्ट फूड उठा लेती है और वही बच्चे खा लेते हैं। उसके बाद सारे अपने टेलीफोन और मोबाइल और अपने ये जो आईपैड होते हैं इनके ऊपर लग जाते हैं और कोई हिलता भी नहीं अपनी जगह से। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास पार्क ही हो तो आप जाके वहाँ पे वॉक करें। अगर आपके घर के बाहर एक सड़क है, आप वहाँ पे भी निकल के वॉक कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आजकल के जो हालात हैं, प्लीज़ एज अ ग्रुप जाया करें, अकेले ना जाया करें प्लीज़। और लेकिन वॉक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स आपकी वॉक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपका जो
आपकी बॉडी जो है वो ब्लड ऑक्सीजन रिलीज करती है, वो आपके जहन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जहन को वो ओपन अप करती है, लिटरली ओपन अप करती है। सही। और जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, क्रिएटिविटी में खाना तो ठीक है, जो आप अपने बच्चों को आप ट्राई टू गिव देम हेल्दी फूड, पर एट द सेम टाइम जो इनकरेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे चाहते, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने और आर्टिस्ट ना बने बिकॉज ज़ाहिर उसमें पैसा नहीं है। तो आपने अपने बच्चे को इस चीज़ में इनकरेज करना है कि यू बी द बेस्ट, ताकि तुम्हें दीन और दुनिया वाली बात है कि दोनों चीज़ें मिल जाएं तुम्हें, मतलब तुम अपना शौक भी पूरा करो एंड येट एट द सेम टाइम यू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। तो आजकल तो दुनिया, आपको पता है, हर चीज़ को इतनी छोटी हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप ऑनलाइन जाएं, हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल है ऑनलाइन। क्या कुछ नहीं है जो बच्चे आजकल नहीं कर सकते हैं, तो उनको हर चीज़ में इनकरेज किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। सही। गिव देम टफ लव, जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि सख्ती थोड़ी सी ज़रूरी है पेरेंट्स के बिहाफ पे, पर एट द सेम टाइम जहाँ पे उनको इनकरेज करना ज़रूरी है, वो उनकी वैसे भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बच्चा कह रहे हैं ना कि जी मैंने मिट्टी का कोई घर बनाना है, उसको बना लेने दें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैस होगा लेकिन साथ ही खड़े रहें, उसके बाद सीधा बाथरूम में ले आना, उसको धुलवा देना ताकि घर गंदा ना हो। सो ये थोड़े से तरीके, थोड़ा सा तरद्दुद है ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स, बट हो जाता है। बिल्कुल, और ये करना भी ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों को तो फिर भी कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर लेते हैं कि क्या वो डिमांड करें, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कहीं ना कहीं हमने उनको दे भी देना है। अब नौजवानों की अगर बात की जाए, स्पेशली लड़कियों की बात की जाए, तो आजकल ये जो डाइटिंग का भूत सवार है, ये किस कदर नुकसान का सबब बन रहा है? बहुत ज़्यादा, इस वजह से कि हर बच्चियों को इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए कि बस मुझे 1 महीने के अंदर बिल्कुल पतला हो जाना है। तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि एक तो ये कि जो सेल्फ इमेज है ना अपनी, उसको प्लीज़ ये मत समझा करें कि आप किसी से कम हैं। नेवर थिंक दैट वे। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, वो दूसरे के पास नहीं है। बिल्कुल। तो अपनी जो सेल्फ इमेज है ना, उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। उसके लिए चाहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, अगर आपको लगता है कि आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो आप चले जाएं, ज़रूर चले जाएं। लेकिन अल्लाह ने उसको जैसा बनाया उसको वैसा ही बनाया है। सही। और जिस तरह आपको बनाया वैसा ही बनाया है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अगर आप डाइटिंग करेंगे, आप अपने आप को बहुत नुकसान देंगे। जो क्रैश डाइटिंग करते हैं बच्चे, आप इतदाल में खाएं, अच्छा खाना खाएं, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मोटे हो जाएं। बिल्कुल, वो किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे होते, उन्होंने खुद से ही डाइट बस प्लान फाका करना होता है। वही फिर वो जो ब्लड ऑक्सीजन है ना, वो आपकी बॉडी में कम होती जाती है ना, तभी तो फिर आप इतने लेजी हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे बैग तक नहीं उठा सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे इतने लेजी हुए हुए होते हैं, खाना वो इतना हैवी खा रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, कोई उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। इस वजह से ये एक चेन रिएक्शन होता है जो बॉडी में बिल्कुल। और फिर हम सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो इतना जो है वो एक्टिव था, अब अचानक से उसे क्या हो गया है। उसके पीछे उसके डाइट का जो है वो कसूर है कि वो खुद से डाइट प्लान्स मुरतब कर रहा है और ख़ुद उनको फॉलो कर रहा है विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। आपके प्रोफेशन में तख्लीकी सलाहियतों को निखारना कितना ज़रूरी है और किस तरह से क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, इसमें खुराक का कितना ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, मैंने आगे भी बात की थी कि अगेन जब हम अच्छी डाइट लेंगे, हमारा ब्रेन भी वैसी वर्किंग करेगा। जब हम बिल्कुल भूखे रहेंगे, फाके मारेंगे पूरा दिन, आजकल बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी इवन उसकी भी अगर बात करें तो वहाँ पे यही कुछ चल रहा है। वही लड़कियाँ जैसे एक आजकल ये डाइट कर रही हैं कि हमने बिल्कुल भूखा रहना है, हमने फाका देना है, हम पतले हो जाएंगे। लेकिन इन रिजल्ट उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसमें इंटरनल प्रॉब्लम भी आते हैं फिर लड़कियों के लिए। और फिर इसके अलावा डेफिनेटली वो ताकत नहीं उनके अंदर रहती है। और जब ताकत नहीं है आप में, आप क्रिएटिविटी क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे आगे जाके? क्योंकि क्रिएटिविटी आती सारी आपकी माइंड से है, और जब माइंड ही वर्क नहीं कर रहा, बॉडी आपकी कहाँ से वर्किंग करेगी? जैसे कुछ बच्चे हमारे पास इवन आते हैं फिटनेस के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, तो उनका एक ही चीज़ होता है कि उनको कुछ नहीं पता होता है सच हमने क्या किस तरह से करना है, क्योंकि इतना अपने आप को वीक कर लिया होता है इन्होंने। और ज़्यादातर ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने वीक किया होता है अपने आप को। और अच्छा, अब कुछ और चीज़ें भी हैं, जब वीक इंटरनली वीक होते हैं तो उसमें जिस्म जो है बाज़ टाइम मोटा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपके जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं है। कहते हैं ना एक चीज़ है, आबादी हो गया जिस्म,
वो चीज़ डेवलप हो जाती है जिसमें जो फिर नज़र आना शुरू हो जाता है बंदा फूल गया है। तो ये अगेन हम लोग उनको फिटनेस की तरफ, मतलब हम उनका बेसिकली जैसे अभी एक और चीज़ हम करवा रहे हैं जिसमें माइंड स्टेबिलिटी बेसिकली होते हैं, ये सेशंस होते हैं कुछ वर्कआउट के दौरान ही, हमारे ट्रेनर्स भी देते हैं वो, जिसमें फिजिकल बॉडी एंड्योरेंस उनको दी जाती है, ताकि ये है कि उनका जो है, और एक्सरसाइज एक और चीज़ होती है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप एकदम से अपने आप को फील करेंगे, यू विल सडनली गेट बूस्ट अप। लेकिन अगेन एक्सरसाइज भी आप तब कर सकते हैं, वर्कआउट भी तब कर सकते हैं जब अच्छी खुराक आपने खाई हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छी खुराक का ये मतलब नहीं है कि आप जंक फूड खाना शुरू कर दें, ढेर सारा खाना शुरू कर दें। बैलेंस डाइट भी ऑर्गेनिक डाइट मैं कहती हूँ। सही। बैलेंस डाइट में ऑर्गेनिक डाइट क्यों आती है? क्योंकि उसमें आपको सब एसेंशियल मिनरल, विटामिन, प्रोटीन और जितने हमारे सब कुछ हमें मिल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी भी रिकवर रहती है और आप जो फिटनेस में आप चाहें, आप जो ट्रेनिंग चाहें, आप वो कर सकते हैं। अगेन जब आप एक फिट हैं आप, तो आप मेरे ख्याल से दिन रात भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा चलेगी, आपका माइंड ज़्यादा चलेगा। हुमा, मैं ऐड करना चाहूँगी एक बात, जो आजकल एक बच्चों में एक एटीट्यूड देख रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं, बच्चों की एक आदत बनी हुई है कि हम ये नहीं खाते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। अच्छा, जैसे फल बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, जबकि फल आई गेस बहुत अच्छे हैं, वो खाने चाहिए बच्चों को। सब्जियों से दूर हैं। ये फिर वो पहले टॉपिक पे चले जाता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को आदत डालें उस चीज़ की, उनको ऐसे खाने की आदत डालें कि वो खाएं, उनके अंदर ताकत डेवलप हो। जैसे उन्होंने बात की प्रोसेस फूड ने ओवरटेक कर लिया, हम भी खा लेते हैं कभी कभार, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो रेगुलर खाना शुरू हो जाते हैं। सही। वो इतना रेगुलर प्रोसेस फूड खाते हैं कि उनका बॉडी जो है बिल्कुल उसमें जान नहीं है, ना ताकत है, और फिर उन्हें तो पता ही नहीं है रोटी सालन है क्या। देखें, आप कंपैरिजन ही कर लें, आजकल का बच्चा मेरे ख्याल से ये है कि उनकी इवन हड्डियों में भी दर्दें निकली होती हैं, ऐसा ही है, उनकी कमर की दर्दें में वो कंप्लेन करते हैं। आई सी लॉट ऑफ मतलब बच्चे अराउंड मी जो ये कह रहे होते हैं मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरे सर में दर्द आ रहा है, मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, जबकि अगर मतलब हम अपनी एज को देखें तो अब आके हमें ये इश्यूज हो रहे हैं शुरू। उन लोगों में अगेन एक तो है एक्सपोजर भी नहीं है, मतलब बाहर सनलाइट का एक्सपोजर कोई नहीं है। अगेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जा रही है, कि हर बंदे के अंदर आजकल हो गई है, क्योंकि उनकी रूटीन ये है कि उन्होंने पूरा टाइम जो है गैजेट्स के आगे बैठना है, और खाना खुराक उनकी वही है जो प्रोसेस फूड्स है। तो ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ऐसा करें, चाहे सख्ती करें इस चीज़ पे। हम पे भी बहुत सख्ती हुई है खाने की। जब हमारा ये हाल होता था, अगर हम खाना नहीं खाते थे, खाना हमें पूरा दिन नहीं दिया जाता था, फिर हमें खाना होता था बिल्कुल ऐसे ही कि यही मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि इसको ही खाना है। इसमें वही चीज़ आ गई कि सख्ती भी करें और ना भी करें, बच्चे को अपने मुताबिक मोल्ड करें उसको, लेकिन अच्छे तरीके से पॉजिटिव मोल्ड दें उसमें। बिल्कुल, इसमें तरबियत का किरदार है। बहुत अच्छी आपने बात की है ना। एक और चीज़, एक और मसला जो कि बहुत कॉमनली आजकल देखने में आ रहा है कि एक तो वेट लॉस का इशू है, बच्चे चाहते हैं कि हम जो है वो फिजिकली फिट हो जाएं, दूसरी जानिब वेट गेन करने के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेफिनेटली आपके पास आते होंगे, और फिर उनकी डिमांड ये होती है कि कोई सप्लीमेंट दे दें, हमें खुराक या हमें जो है वो डाइट प्लान शेयर ना करें, हमें कुछ खाने को ना दें, हमें ऐसा कोई जो है वो तरीक़ाकार बता दें कि जादू हो जाए और हम फिजिकली फिट हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा इशू आता है हमारे पास भी, जैसे ये भी अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। इसमें ये होता है कि जो पतले बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल लीन आते हैं, उनका ये होता है कि हमें बस ऐसा करेंगे हम एकदम से गेन कर जाएं, उसके लिए फौरी तौर पे वी डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट्स। इवन लोग स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, दैट इज स्टीरॉइड्स तो बिल्कुल रिकमेंड। और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जिम जाओगे तो फिट हो जाओगे, ऐसा नहीं है, उसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है। स्टीरॉइड्स तो बिल्कुल रिकमेंड हम लोग नहीं करते, और उसको तो हम बिल्कुल हम कहते हैं ये जो अगर दे भी रहा है तो अपने रिस्क में ले, हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज दैट डिस्ट्रॉय होल बॉडी। आपको एक वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। आजकल आपने देखा होगा बच्चों ने एकदम से अपने एकदम मसल बना लेते हैं सारा, दैट बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स। उसको नहीं यूज़ करना। सप्लीमेंट्स ऐसे नहीं होते, एक एज लेवल के हिसाब से होते हैं। उसमें क्या, जैसे हमारे पास बच्चे भी आते हैं एक्सरसाइज करने, उनको हम बिल्डअप एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनको एंड्योरेंस एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी आप अच्छी मेंटेन कराएं तो उनका डेवलप, और राइट मसल पे राइट वर्कआउट कराएं, उनका आई गेस वहीं पे बॉडी बिल्ड होना शुरू हो जाता है उनका। और जब ये सप्लीमेंट की बात आ जाती है, एक टाइम के बाद एक बंदे को स्टार्ट अगर करने भी हैं, उसको बाद में स्टार्ट करें। अब जैसे लड़कियों का अगेन वही वाला है, बहुत जल्दी वाला, जैसे आप बात कर रही थी आगे कि बहुत जल्दी में हमने कम करना है वेट। सो हाल ही वो सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आप जब वेट रिड्यूस करते हैं, बढ़ाते भी, पुट ऑन भी उतनी जल्दी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। टाइम लें, कोई किसी को कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं, जो ये भी बात करती है, एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को लेके। बिल्कुल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो गया, और हम मीडिया में इतना मीडिया को देख रहे होते हैं, उसमें सभी ज़ाहिर एक लीन मसल, लीन वेट के साथ रिड्यूस वेट, तो वो एक इम्पैक्ट डेवलप हो गया कि पतला ही होना इंसान बस अट्रैक्टिव होता है, तभी जो है वो हम अच्छे लगेंगे, तभी लोग हमें जो है हर बॉडी का डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसकी डिफरेंट फिजिक स्टाइल होती है, और उसी के
मुताबिक उसकी डाइट प्लान्स होते हैं, जो कि ये भी रिकमेंड मतलब करते होंगे उस तरह से, उसके मुताबिक डाइट प्लान होते हैं और ब्लड ग्रुप के इवन मुताबिक डाइट प्लान्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस रैंडम जो कोई दूसरा डाइट ले रहा है हम भी वो शुरू कर लें, ग्रुप में शेयर कर दी और ये सबके लिए, और उसी के मुताबिक फिर आपका डाइट के साथ साथ फिटनेस बहुत जो ट्रेनिंग ज़रूरी है। डाइट जो है बेसिकली इवन हम ये हमारे जिम में भी लोग आए या फिटनेस सेंटर में भी आए, हम उनको कहते हैं पहले डाइट इंपॉर्टेंट है, दिस फिटनेस इज ओनली 30 to 40%। आपका असल मेंटेन वहाँ से आप करते हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी मजबूती जिस्म के अंदर लाती है। और लाइक आप वीक होने से जैसे आपके मसल्स नहीं वर्किंग करें वो वर्किंग करने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। इसी तरह डाइट के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, एक मसला जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, इवन यूथ में भी देखने में आ रहा है कि वो कहते हैं कि टेंशन में हमें ज़्यादा भूख लगती है, इसकी क्या रीज़न है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे स्लीप और एपेटाइट आपकी दो बॉडी की अलार्म क्लॉक हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई भी वेरिएशन देखें तो आप समझ जाएं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी और माइंड। तो हमारे यहाँ इसको इग्नोर किया जाता है। अगर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो समझ जाएं कि किसी न किसी प्रॉब्लम का आप शिकार होने जा रहे हैं। अगर आपकी एपेटाइट पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर भी आप समझ जाएं कि आपके इंटरनली कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। कुछ लोग होते हैं उनको टेंशन में ज़्यादा नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब भी कोई टेंशन हो तो नींदें उड़ जानी चाहिए और भूख बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कुछ लोग टेंशन में ज़्यादा खाते हैं और इसको बिंज ईटिंग कहते हैं, जिसमें वो कंपल्सिवली वो कुछ ना कुछ खाने की उनके अंदर अर्ज होती है और वो खा रहे होते हैं। तो आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेंशन के अंदर, किसी भी स्ट्रेस के अंदर और वो डिप्रेशन के अंदर ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो इसको कभी भी खाने को आपने किसी भी इस चीज़ से नहीं जोड़ना, स्टिग्मा से नहीं जोड़ना, वो स्टीरियोटिपिकल जो बिहेवियर है हमारे उससे नहीं जोड़ना। और यहाँ पे हुमा एक सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे हमने जो हमारी साइकोलॉजी की बुक है, जो साइकोलॉजिकल एडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एक नई एडिक्शन, जैसे हम सेल्फी एडिक्शन की बात करते हैं, हम इंटरनेट एडिक्शन की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन और गेमिंग एडिक्शन की बात करते हैं, कुछ ही सालों में ये मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के आज बात कर रही हूँ, एक नई एडिक्शन का भी एड ऑन हो जाएगा जिसे हम वाइट पॉइजन के नाम से जानेंगे और वो है शुगर। ये जो चीनी है ये जहर है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जहर है कि जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और बड़े शौक से डाल रहे हैं, वो फिजी ड्रिंक्स की सूरत में हो, वो आपके पिज़्ज़ा की शक्ल में हो, आपके बर्गर्स की शक्ल में हो, ये सारे ये यानी कि कहना चाहिए कि आपके वो यानी कि ट्रिगर्स हैं जो आपकी बॉडी के, जो आपके पूरी बॉडी के जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं और जिसकी जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं सबको डिस्टर्ब करके रख देते हैं। अच्छा, ये किस तरह से होता है कि जब हम शुगर का इंटेक बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, उसके हवाले से भी इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी और अपने पेशेंट को भी ये एग्जांपल देती हूँ कि शुगर का जब भी आप इंटेक करते हैं किसी भी फिजी ड्रिंक की सूरत में, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा न्यूरोकेमिकल है कि जब भी आप कोई भी फिजी ड्रिंक लेते हैं वो आपकी बॉडी को 0 से उठा के आपको 100 पे लेके जाती है और 100 से फिर दोबारा वो आपको 0 पे गिरा देती है। इसीलिए जो लोग ड्रिंक्स वगैरह में अब देखें हमने क्या किया कि हमने ड्रिंक्स को बड़ा अट्रैक्टिव कलर्स में लिया है, रेड और ब्लू और ये वो, हमने उसके साथ नाम लगा दिए जी, उसके ऊपर ऐसे हमने उसकी ऐसी मार्केटिंग कर दी कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उसको पी रहे हैं। और जितने भी ये फिजी ड्रिंक्स हैं ये विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक मेजर रीज़न है, आपकी बोन्स को ये कमज़ोर कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, अब छोटे से बच्चे को पानी बोलना शायद वो पहले बाद में सीखे, लेकिन पहले वो सीखता है कि पेप्सी को क्या बोलना है, ये कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स को क्या बोलना है। तो ये हमारे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हमने अपने बच्चों को फिर हम बच्चे को रीइंफोर्स कैसे करते हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, और फिर वही बच्चा जब टिक के नहीं बैठता तो माएँ कहती है जी मेरा बच्चा तो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, उसको मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं माँ की सिर्फ डाइट देने की वजह से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। अच्छा। और हम सिर्फ ये करते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी चीनी बंद करते हैं, इसका जो शुगर इनटेक है वो बंद कर दें, आपके बच्चे के 70% मसाइल हल हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, आप जो बच्चे को दे रहे हैं वो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर, उसकी हर डोमेन के ऊपर, वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ रही है। और ये जो हम फूड दे रहे हैं जो कि जंक फूड है, इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो बच्चों में पाई जा रही है, यानी कि यूथ से ज़्यादा भी बच्चों में पाई जा रही है। और उसके पीछे वजह ये है कि हमारी माएँ बड़े फ़ख्र से कहती हैं जी मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना पकड़ाया जाए या उसके लिए कार्टून ना लगाया जाए। देखिए, जो आप खा रहे हैं और जिस एनवायरनमेंट में खा रहे हैं, ये रिसर्च से प्रूफ है कि अगर आपके सामने टीवी है या आपके सामने मोबाइल फ़ोन है तो आप जो खा रहे हैं आपको
फुल होने का जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप उसी रो में उसी जो टेम्पो के अंदर वो खाते जाएंगे और आपका ब्रेन उस पर रिएक्ट नहीं करेगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। ये रिसर्च की गई और देखा गया कि जो लोग अपने सामने किसी थर्ड फैक्टर को या एक्सटर्नल फैक्टर्स को रखते हुए खाना खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। कि ये तो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि हम टेलीविजन ऑन करते हैं, उसके बाद खाना लगाते हैं और फिर साथ साथ ड्रामा देख रहे हैं और साथ साथ खा रहे हैं। उससे भी जो नेगेटिव प्रैक्टिस है वो ये कि माएँ बड़े फखर से बता रही होती हैं जी मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है जब तक उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए या टीवी ना लगाया जाए। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। बच्चे को खाना दें ताकि वो जब वो खाना खाए उसके इर्द गिर्द कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए, ताकि वो उसको फील करे, वो उसको उसके टेस्ट को महसूस करे, क्योंकि जब बच्चा उसको फील करके खाएगा, उसके टेस्ट को महसूस करेगा, तभी उसके ब्रेन के अंदर ये चीज़ें रजिस्टर होंगी। और वो जो टेस्ट हम कहते हैं ना बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने तो अपने कभी मेमोरी को रजिस्टर किया ही नहीं कि उसे क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या उसके लिए हेल्दी है। बच्चे सब कुछ खा सकते हैं। ये माओ ने बच्चों को टेंट्रम सिखाए होते हैं जी हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता। और फिर मैंने अक्सर माओ को देखा है जी बच्चे के पीछे पीछे भाग रही होती हैं। कभी भी बच्चे के पीछे मत भागें, अगर वो नहीं खाता उसको इग्नोर कर दें। मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि सारा दिन मुझे हमारा बच्चे ने आज तो ये भी नहीं खाया। जितनी आप बच्चे को तवज्जो देंगी, बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको तवज्जो मिले। और माएँ जब उनको तवज्जो देती हैं लोगों के सामने डिस्कस करके, बच्चा अनकॉन्शियसली सुन रहा होता है, उसे पता होता है कि इस चीज़ से मैं अपनी माँ को तंग कर सकता हूँ या अपने पेरेंट्स को तंग कर सकता हूँ, वो फिर जानबूझ के इरिटेट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम कुछ भी ना करें, जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, हम अपने बच्चों की जो फूड इंटेक है उसके अंदर से हम शुगर का इंटेक जो है वो कम कर दें, तो हमारे बच्चे देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी जो है वो दूध के अंदर भी चीनी मिला के दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर गुड फैट और बैड फैट्स का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए गुड फैट्स क्या हैं, जितने भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गुड फैट्स हैं जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैड फैट वो हैं जो हम खाते हैं, तल के चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ये बैड फैट्स हैं। तो गुड फैट्स की आपके ब्रेन को इतनी ज़रूरत है। ये आपके इवन कि ये भी देखा गया है कि न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस, वो डिजीजेस जहाँ पे हम ये सोच ही नहीं सकते कि रिकवर हो सकता है या बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनके अंदर भी जब गुड फैट्स का एडिशन किया गया तो उन बच्चों ने भी सीखने की कोशिश की, उन्होंने लर्न करने की कोशिश की। तो आप अगर अब जल्द ही एक ऐसी थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कि खुराक के ज़रिए आपके मूड डिसऑर्डर का इलाज, आपकी ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज किया जा सकता है। और आप जो खाते हैं आप ऐसा फील करते हैं। आपने देखा होगा। इसी के साथ अपने मैसेज में इसी बात को कंक्लूड कर दीजिएगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आप जब भी अपने बच्चे के लिए कोई भी डाइट प्लान बनाएं, उसके अंदर ये ज़रूर देखें कि आपने बच्चे की हर नीड को उसकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जहाँ पे आपने उसके BMI जो हम बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात करते हैं वो आपने ज़रूर देखना है। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज़रूर लेके जाएं ताकि वो एक्टिव रहे फिजिकली और साइकोलॉजिकली, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सके। हिना, आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहले बात और दोनों को कंबाइन करके करूंगी कि अगेन पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, बच्चों को भी पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन बनाएं और हेल्दी रिलेशन से हेल्दी माइंडसेट बनेगा। बिल्कुल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी परवेश? एक्सरसाइज, लव, टफ लव बहुत ज़रूरी है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह के बाद।